नमस्कार। आज आप लोगों का फिर स्वागत है क्लास 10th की साइंस में। बच्चों, आज जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो रासायनिक परिवर्तन है उनके लिए किस प्रकार से पहचान हो और किस तरीके से उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और रासायनिक परिवर्तनों की पहचान क्या है, और जो तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो परिस्थितियां होती है, कंडीशन कौन कौन सी होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो रासायनिक अभिक्रिया जिस के द्वारा होती है, जो रासायनिक परिवर्तन जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होते हैं उसके लिए हम समीकरण कैसे लिखते हैं और उन समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में मैंने पहले ही बताया था कि हम जब अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या है, अणु है, यौगिक है। तो जो यौगिक है वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया में भाग लेने के साथ जो नया पदार्थ बनता है, अब मैं आपको पहले समीकरण लिख दूंगी। कल तक मैं सिर्फ उसको ए बी से प्रदर्शित करी थी, लेकिन आज मैं एक पूरा जो आपको अभिक्रिया है वो लिख के दिखाऊंगी। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, किसी रासायनिक परिवर्तन को बताने के लिए अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। जैसे हम कॉमन से जो हम छोटी क्लासेस से प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की उपयुक्त परिस्थितियां क्या क्या हैं, तो उसके एक छोटी सी समीकरण आप लोग हमेशा पढ़ते आए होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, जल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, पहले मैं समीकरण को लिखूंगी, तब उस समीकरण को किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये अभिक्रिया मैंने कुछ लिखी हुई ताकि मैं संतुलित अभिक्रिया आपको फटाफट बता सकूं, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन बाउंडेड है इसलिए। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किसकी उपस्थिति में, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। मैं हमेशा एक चित्र मुस्कुराता हुआ बच्चा बनाती हूँ ताकि आप मुस्कुराते हुए क्या पढ़े, विज्ञान पढ़े, सूरज की रोशनी की तरह चमके और मुस्कुराते रहें। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मैंने आपको बताया था ना कौन कौन सी परिस्थितियां किसी चीज के लिए आवश्यक है, उसमें एक था लाइट भी आवश्यक होती है। तो जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल रही है, H2O से, तो पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन गैस भी वो देते हैं, O2। एक अभिक्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जो रासायनिक परिवर्तन है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। और रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे बताएंगे, रासायनिक समीकरण के द्वारा, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पानी की सहायता के साथ, यानी दोनों की अभिक्रिया हुई। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उनके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, और ऑक्सीजन ये नया पदार्थ है, तो ये इन्हें कहते हैं हम उत्पाद। ये मैंने आपको पिछले जो लेक्चर है उसमें बता दिया था। अब यहाँ पर क्या है, जब हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, जितने अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उतने ही उत्पाद का द्रव्यमान भी होता है। उसी के साथ आज मैं एक और बात जोड़ रही हूँ कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों में कुल जितने परमाणु होंगे, जितने तत्वों के परमाणु होंगे, उतने ही तत्व के परमाणु इसमें होंगे, हमारे उत्पाद में भी होंगे। चाहे नया पदार्थ बने, लेकिन जो परमाणु रहेंगे वो वही रहेंगे, उन परमाणु से मिलकर नया पदार्थ बनेगा। जैसे अब हम देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से तत्व के परमाणु यहाँ पर निहित हैं, अलग अलग दिखेंगे। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि तत्वों के नाम याद करके रखें, उनके प्रतीक याद करके रखें, ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में कठिनाई ना हो। अब अगर आपको नजदीक से दिख नहीं रहा होगा तो CO2 में कौन सा तत्व के परमाणु है, कार्बन, इनको अलग अलग लिखेंगे। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। CO2 में 2 तत्वों के परमाणु से मिलकर बना है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। और जो आपका पानी है वो भी 2 तत्वों के परमाणु से मिलकर बना है, पहला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी है तब हम उनकी संख्या लिखेंगे। अब देखिए, जो हमारा उत्पाद है यहाँ पर भी किसके परमाणु है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज का अणु है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या है, कार्बन और
हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मैं बराबर लिखने के लिए ऑक्सीजन को पहले लिख देती हूँ और हाइड्रोजन को बाद में लिखती हूँ। और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन है, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब हमने सबसे पहले ये देखा कि जिस तत्व के परमाणु हमारे अभिकारकों में थे उसी तत्व के परमाणु हमारे उत्पाद में भी बने। लेकिन फिर वही है कि हमने आइडेंटिफिकेशन में विशेषताएं बताई थी ना कि पदार्थ से उन पुराने पदार्थ से जो नया पदार्थ बना उसमें वो परमाणु निहित होंगे। नया पदार्थ तो है लेकिन उनके जो अवयवी हैं, जो उनसे जो मिलकर नया पदार्थ बना है, उनका रेशियो अलग हो गया है और वो नए पदार्थ के रूप में समाहित है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी वही परमाणु है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन जो हमारे पदार्थ है, जो पुराने पदार्थ थे यानी अभिकारकों में जो पदार्थ थे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O, और उत्पाद में जो हमारे पदार्थ है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब उनकी संख्या देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या, जब हमने पिछली बार हमने अणु पढ़े थे तो उनमें परमाणु निकालने भी सिखाए थे मैंने आप लोगों को। तो आप यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, सिर्फ कार्बन की तरफ देखेंगे तो कितना है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, O2, CO2, O कितने हैं यहाँ पर, 2। अब वैसे ही H2 में देखते हैं, H कितने हैं, H2 भी परमाणु है ना इसमें, H कितने हैं, 2। और O कितना है, एक और आ गया ना, +1, यानी टोटल कितने हैं, 3। अब वैसे ही हम अभिकारकों में भी देखेंगे कितने परमाणु हैं। कार्बन के कितने हैं, 6। आपकी हाइड्रोजन के कितने हैं, 12। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 C6H12O6। और उसके साथ ऑक्सीजन गैस भी निकली, O2, यानी O कितने हैं और 2, यानी 6 + 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 8। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। अब आपको एक चीज तो पता चली कि जितने परमाणु हमने अभिक्रिया में अभिकारकों में लिए थे उतने परमाणु हमारे उत्पाद में भी जरूर मिले, लेकिन उन परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। इसका मतलब है हमारी ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। जो अभिक्रियाएं संतुलित नहीं होती उन्हें कंकाली अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। और कंकाली अभिक्रिया किसी अभिक्रिया को परिभाषित नहीं करती, और इसको हमें बताने के लिए इनको संतुलित करना आवश्यक है। और जो संतुलित अभिक्रिया होती है वो एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना होगा, तभी ये रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगी। और इसके लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि अभिकारकों में जो परमाणु है वो कितने हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ कार्बन कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 6। तो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के लिए हम कार्बन को कितने से गुणा कर देंगे, 6 से। एक चीज और याद रखिएगा, अगर दोनों जगह जो परमाणु हैं एक ही जगह पर स्थित है, मतलब अलग अलग है, जैसे कार्बन है, कार्बन से सिर्फ एक ही उत्पाद बन रहा है, तब वहां पर हम गुणे का इस्तेमाल करेंगे। और अगर दो जगह पर वो कार्बन दो अन्य कार्बन उत्पादों में विभाजित है, तो दो कार्बन परमाणु विभाजित है, तो वहां पर धन धन लगा के आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, C कितने हैं, 6, यहाँ पर कितना है, 1, तो C को किससे गुणा कर देंगे, 6 से। पहला स्टेप क्या है, 6 को किससे गुणा किया, 6 से। तो ये कितने हो गए, 6। तो हम देखते हैं कि C को किससे गुणा किया हमने, 6 से। तो हम C का जो यौगिक है, इस अणु के अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ उसके परमाणु की संख्या बढ़ाएंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, यौगिक में जो उसमें निहित जो परमाणु है उनका एक निश्चित अनुपात होता है, तो उस अनुपात में हम छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस उसकी संख्या को हम बढ़ा देंगे। यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया। और एक चीज और देख रहे हैं हम कि 6 कार्बन के साथ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो रही है, 6 दूनी 12, और यहाँ पर कितनी है, 3। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 जगह है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी जगह पर है, 2। तो इसलिए यहाँ पर हम गुणा ना करते हुए जोड़ करेंगे। कैसे, अब पहले यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, 2, अब 6 दूनी 12, अब कितने हो गए, 12, यानी ऑक्सीजन कितने बड़े हैं, 8। ध्यान आ रहा है, यानी ऑक्सीजन कितने बड़े हैं, 8। तो यहाँ पर गुणा ना करके क्या करेंगे, +8 कर देंगे।
यानी 8 कर दिया, 8 3 कितना हो गया 11। यहां पर हमारा कार्बन बैलेंस है, लेकिन अब देखिए 6 कार्बन बराबर हो गए, लेकिन ना हमारा ऑक्सीजन बराबर है ना हाइड्रोजन। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 12, और यहाँ कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के 2। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए, क्योंकि एक ही जगह पर है, तो हम डायरेक्टली से गुणा कर सकते हैं। यहाँ कितने हैं 12, यहाँ कितने हैं 2, यानी 2 6 12 हो जाएगा। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे 6 से, यानी कितने हो गए 6 2 12। हाइड्रोजन के परमाणु कितना हो गए 12, और ऑक्सीजन कितना था यहाँ पर पहले 1, अब कितने हो गए यहाँ पर 6। यानी कितने बड़े, मैंने कहा क्योंकि ऑक्सीजन 2 जगह पे है तो यहाँ पर डायरेक्टली हम गुणा नहीं करेंगे, प्लस करके चिन्हित करेंगे। तो कितने हो गए, O कितने थे पहले, H2O में 1 O परमाणु था, अब 6 और 1 6 1 6, यानी पहले 1 था, अब कितना हो गया 6, यानी कितना बड़ा 5 5 + 1 6, यानी कितना बड़ा 5। तो हम यहाँ पर कितना ऐड ऑन करेंगे 5, यानी कितना हो जाएगा 16। O कितने हो गए 16, और यहाँ पर O कितना है 8। तो यहाँ पर अब हम इसको गुणा करने के लिए, एक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। यानी अब यहाँ पहले कितने ऑक्सीजन थे 2, अब कितने हो गए 8। पहले कितने थे 2, अब 6 दूनी 12, कितने बड़े 8। इसका मतलब है 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से जो समीकरण है ये संतुलित हो गया है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा समीकरण आप लोगों के लिए हो गया है, लेकिन जब मैंने कंकाली अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी तो आपने ये अभिक्रिया अपनी कॉपीज में पढ़ी होगी, इसलिए वो कैसे हुआ ये मैंने आप लोगों को बताया। अब अगले जो वीडियो में अगर ये वीडियो अपलोड हो जाता है तो मैं आपको पूरी छोटी छोटी अभिक्रियाएं करके बताऊंगी, और कुछ नोट्स कॉपी में भी आप लोगों को दे दूंगी। धन्यवाद।